तो दिन भर की सियासी हलचलों ने कैसे बदला है चुनाव का समीकरण, उसी का आकलन करने के लिए हाजिर अपने खास कार्यक्रम समीकरण में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। जी हां, तो चुनाव की तारीख अब नजदीक आते जा रही है, तो राजनीतिक दल के समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं, तो उनको सेट करने की कोशिश भी तेजी से हो रही है। सियासी आंगन में वादों के जरिए समीकरण साधने का खेल भी जारी है। दल बदल के साथ साथ अलग बजट की बात भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अलग से किसान बजट का इंतजाम करेगी। इसी बीच जनता भी समझ रही है कि आखिर इस वादे के साथ कैसे ये पार्टी अपना समीकरण बनाने में जुटी है। तो आज समझेंगे घोषणा पत्र और उसका मतलब। कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था। गरीबी पर वार 72,000 और ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी। जो पार्टी और जो सरकार इस देश के गरीबों के लिए खाता नहीं खोल पाई बैंक में, उससे ये उम्मीद करना कि वो किसानों के खातों में, गरीबों के खाते में पैसा देगी, इस सिवा स्वप्न के अलावा कुछ नहीं है। इसी धोखे की वजह से न जाने कितने दाना मांझी जैसे लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती। कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन। सांसद से भी खुश हैं और मोदी से भी खुश हैं और योगी जी से खुश हैं। बिल्कुल सही है मैडम, 5 साल में 2 देशों को छका दिया मोदी जी ने, चीन को और पाकिस्तान को, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो चुनाव में घोषणा पत्र किसी भी सियासी दल के लिए उसका ब्रह्मास्त्र होता है, जिसके जरिए पार्टियां वादे कर वोटों का समीकरण तय करती हैं। 19 की रणभेरी के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने कई लोक लुभावन वादे अपने इस घोषणा पत्र में किए हैं और अब इस घोषणा पत्र के वादों के जरिए वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। चुनावी वादों की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। अब बारी थी उसे घोषणा पत्र का लिखित रूप देने की और आज कांग्रेस ने वो भी कर दिया। दिल्ली के सभी बड़े नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। राहुल गांधी जिन 5 बड़ी बातों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें हर साल 20% गरीबों को साल में 72,000 रुपए देने का वादा भी शामिल है। 22 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा, मनरेगा में 150 दिन का काम देने का वादा, किसान अगर कर्ज नहीं चुकाता है तो वो अपराध नहीं होगा, देश की जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने का वादा। That was the first point. And the second point I said was whatever is going to be in this manifesto has to be truthful. I do not want a single thing in this manifesto that is a lie, because we have been hearing large numbers of lies spoken every day by our Prime Minister. कांग्रेस कह रही है कि इसमें झूठ कुछ भी नहीं, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी और उसके बड़े नेता कांग्रेस के वादों को हवा हवाई बता रहे हैं। अपने पुराने उन वादों को एक बार पुनः जनता को भरमाने के लिए वह इस प्रकार के झूठ का पुलंदा लेकर के आई है। मुझे लगता है 55 वर्षों का कांग्रेस का शासनकाल, 55 पेज के आज के कांग्रेस के घोषणा पत्र, ये उसी 55 वर्षों के झूठ का पुलंदा मात्र है। मुख्यमंत्री योगी ही नहीं बल्कि बीजेपी के दूसरे नेता भी इसे झूठा बता रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश की सेहत के लिए खतरा है। मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि जब वो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं, लेकिन जानकारियों के अभाव में जो वायदे किए जाते हैं और ऐसे वायदे जो किए जाते हैं जिनको कभी लागू नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में खतरनाक हैं। बहरहाल मैनिफेस्टो अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह, क्योंकि 70 साल का हिंदुस्तानी लोकतंत्र इस बात का गवाह है कि पार्टियों ने सिर्फ कोरे वादे ही किए हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादों को पूरा किया हो।
कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इनका कहना है कि ये न्याय और हम निभाएंगे की थीम जन जन तक पहुंचाई जाएगी और इसके लिए वृहद कैंपेन जारी करने वाले हैं। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। तो कांग्रेस ने अपनी चुनावी राह को आसान बनाने के लिए वादों का खजाना खोल दिया है। अब इन वादों की बिसात पर जनता कांग्रेस के लिए सत्ता का समीकरण कैसे सेट करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए दिल्ली से अब लौटते हैं उत्तर प्रदेश। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इन सीटों में से सबसे वीवीआईपी सीट है मुजफ्फरनगर की। जी हां, इस बार यहां मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी के संजीव बालियान मैदान में और उनको सामने से टक्कर दे रहे हैं गठबंधन से आरएलडी के प्रत्याशी अजीत सिंह, यानी कि जाट में इस बार लड़ाई जाट वर्सेस जाट होने जा रही है। तो ऐसे में कैसी है शहर की लहर, आइए देखते हैं। अगर गन्ने के उत्पादन को लेकर बात कहें तो इसे चीनी का कटोरा कहते हैं। राजनीतिक गुणागणित की बात करें तो इसे जाटलैंड कहते हैं। जी हां, आज हम मुजफ्फरनगर में हैं, यहां के शहर की लहर जानने के लिए और आपके साथ मैं हूं प्रीति विष्ट। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि जाटलैंड में 2 जाट आमने सामने हैं। चौधरी अजीत सिंह जो बागपत सीट को छोड़कर इस बार मुजफ्फरनगर से लड़ रहे हैं, तो वहीं से यहाँ के सिटिंग जो सांसद हैं संजीव बालियान, वो अपनी कुर्सी बचाएंगे। तो ऐसे में आप जानते हैं कि इस जाटलैंड में 2 जाटों के बीच में किन मसलों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट करने जा रही है। तो चलिए मेरे साथ मुजफ्फरनगर के शहर की लहर जानने के लिए। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के कुंदनपुरा में पहुंचे हैं। रंजना शर्मा, तो शर्माज हाउस है ये। आइए शर्मा फैमिली से बात करते हैं कि इलेक्शन को लेकर क्या कुछ सोचा है उन्होंने। अच्छा खासा परिवार है तो चर्चा शुरू हो चुकी है, तय कर लिया है किसको वोट देना है? मोदी सरकार को जी। क्यों? उसके कार्यकाल में सब चीज अच्छी हो रही। खुश हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं उनकी या नीतियां हैं या स्थानीय सांसद की बात करें? एक्चुअली मोदी सरकार हमारी इस तरह की वर्किंग में है आज की तारीख में कि 5 साल के पीरियड में जैसे आतंकवाद का मुद्दा मेन मुद्दा हमारे हिंदुस्तान का, जो पूरा हिंदुस्तान ग्रस्त आतंकवाद से, उसने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, अब चलिए महिलाओं से भी पूछ लेते हैं क्योंकि आप लोगों की भागीदारी चुनाव में अच्छी खासी है। मैम, तो क्या कुछ सोचा है इस बार? मोदी सरकार। क्यों, क्या बदलाव ऐसे महसूस? बात यह है कि हम लेडीज के लिए सबसे बड़ी है अपनी सुरक्षा, और आज जो है हम लोग अच्छी तरह सड़क पे चल पा रहे हैं, हमारे साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत कम हो रही है, हमारी बच्चा सुरक्षित है। तो ये जो सरकार आपने देखी पिछले 5 साल में, खुश है इससे आप? बहुत खुश हैं जी हम लोग। तो हम मोदी के पक्के फैन हैं, हम तो उनके हर काम से खुश हैं। और आप में? भाई मैं तो जो इन्होंने पुलवामा के बाद जो स्टेक किए उससे बहुत खुश हूँ क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, वो इतना अच्छा बदला लिया, उससे हम संतुष्ट हैं और हम यही चाहेंगे कि मोदी जी यहाँ। पर ये तो सबूत मांग रहे लोग ना, कह रहे सबूत। वो तो सबका काम है, सब घर में सबूत मांगते। किसने पहले सबूत दिया है? इससे पहले भी तो हुए हैं, किसने दिया सबूत? सबूत तो किसी के अंदर सबूत दे भी रहे हैं, क्या वो मान रहे इस चीज को? तो आप खुश हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, यूथ की बात तो हमेशा सुननी भी चाहिए क्योंकि वही भविष्य है। तो ये जो सरकार है, आपको लगता है कि ठीक है या फिर बदलाव आप चाह रहे हैं? बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि जॉब्स को लेके। एंड नेशनल पार्टी जो है, एंटी नेशनल जो भी कम्युनिटी है, उनको बहुत अच्छा जवाब मिला है पुलवामा के अटैक के बाद। दोनों जाटों का मुकाबला है इस बार क्या सोचा है? नहीं, बिल्कुल नंबर 1 अपना संजीव बालियान जी। खुश हैं आप? बिल्कुल, बहुत खुश। तो कोई बदलाव आपको नहीं लगता? ना बिल्कुल नहीं, बदलाव नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट बहुत बढ़िया चल रही है। अपने स्थानीय सांसद से खुश हैं या मोदी की पॉलिसी से भी खुश हैं? बहुत खुश। हम तो चाहते हैं कि 50 साल तक यही रहें। 50 साल तक? हाँ, 70 साल? जैसे वो होता है ना, चाइना में चल रहा है, एक ही नेता होता है, वही नेता रहेंगे बस। इस बार परिवर्तन चाहते हैं आप या फिर जो सरकार है केंद्र में? परिवर्तन तो होना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं सरकार बदले? हाँ। तो चलिए आगे एक और घर का रुख करते हैं। तो शर्मा जी अपने पड़ोस के घरों में हमें ले जा रहे हैं, इनकी मदद थोड़ा लेते हैं। भटनागर फैमिली से है, ठीक है चलो। तो सर, तैयारी इलेक्शन की? जी बिल्कुल। क्या सोचा है? बीजेपी को वोट देंगे। क्यों? मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बिल्कुल शांत। आज से 5 साल पहले यहाँ बड़ा बुरा माहौल था। हाँ। पूरी यूपी में और खासकर हमारे यहाँ गली मोहल्ले में इतना बुरा हाल था कि बेटी गली में धी बेटी कोई जा नहीं सकती थी, और अब यहाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल रामराज हो रहा है। मैम, वोट देने जाएंगी आप, तो क्या लग रहा है आपको जो अभी माहौल है ठीक है या फिर बदलाव चाहती हैं? नहीं, बदलाव नहीं, अच्छा है, बीजेपी चाहिए दोबारा से। अच्छा,
तो क्या इन 5 सालों में आपको अच्छा लगा बीजेपी? तो क्या वो बातें थी? एक तो साफ सफाई भी काफी रहने लगी यहाँ पे, तब से बीजेपी आई, और तब से गुंडागर्दी सब खत्म हो गई कि यहाँ बच्चे खड़े लड़के वहाँ पे खड़े, अब लड़के आराम से घूम सकते। आप मतलब खुश है सांसद? मैं सांसद से बिल्कुल खुश हूँ और मोदी से बिल्कुल खुश हूँ। ठीक, तो इस बार तो अजीत चौधरी भी यहाँ से लड़ रहे हैं, अजीत सिंह, तो उसमें क्या आपको लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली या फिर सीट निकाल लेंगे बालिया? बीजेपी निकालेगी सीट। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि वोट बटेगा क्योंकि बागपत से यहाँ लड़ने आ रहे हैं? तो मैडम वो अपना घर नहीं बचा पाए, अब वो वहाँ से आगे मुजफ्फरनगर आ गए, क्या होगा उससे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या अभी जो चल रहा है देश में वो सब ठीक ठाक है? इसका सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाई देता हूँ। सरज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफ़िले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो हिंदुस्तान को आपने अपने शब्दों में समेटकर पेश कर दिया। तो क्या ऐसा हिंदुस्तान बना है या बन रहा है? देखिएगा, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे तो उन्होंने तो एक ऐसे ही हिंदुस्तान की कल्पना की थी, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें सब मिलजुल कर रहे हैं। जैसे एक गुलशन होता है और उस गुलशन में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों बू के फूल होते हैं, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई नीला होता है। ऐसी ही बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे प्यारे हिंदुस्तान की है। बदलाव चाहिए या फिर आपको लगता है कि जो चल रहा है वो बदलाव ले आएगा धीरे धीरे? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए क्योंकि जो मोदी सरकार ने इतना कुछ किया नहीं है, वादे दादे किए हुए और काम बहुत कम किया है। वो कॉन्क्रीट मुझे मसले बताइए जो ज़हन में है आपके, जिस पर फोकस करके आप वोट करेंगे? जिस पे फोकस करके वोट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यूथ हैं तो यूथ को तो एक डेवलपमेंट चाहिए, कि विकास चाहिए। सबसे पहले तो विकास है, फिर ये कि जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, मतलब एक पॉलिसीज़ वगैरह मिलती हैं, वो हमारे छोटे छोटे शहर जो हैं इंडिया में उन तक नहीं आ पाती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आप लोगों ने जो भी आपके व्यू थे तो वोट कीजिए, हम तो यही अपील करेंगे। मुजफ्फरनगर के एक और परिवार के पास इस वक्त हम मौजूद हैं, तो इनसे भी पूछते हैं क्या इन्होंने मन बनाया है, क्या बदलाव चाहते हैं या जो चल रहा है वो सही है। तो मैम शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, अब वोट देना है कुछ दिनों में आपको, तो क्या सोचकर वोट करने वाली हैं? बिल्कुल, हम यही सोच के वोट करेंगे कि हमारी जो परेशानी चल रही हैं, प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं वो दूर हों और आगे के लिए जो हमें परेशानी ना आए, जो सामने हमारी परेशानी है ये सब ना आए। तो आपने सर, आपने क्या सोचा है? बस यही है जो हमारे हिंदुस्तान की ख़ास तौर से जो हमारा ये गंगा जमुना तहजीब वाला ये एरिया है यूपी का, ये भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। और मुझे तो अब ये सुन के बहुत बड़ी खुशी हुई है कि चौधरी अजीत सिंह यहाँ पे आए हैं और इन्होंने जो इनके फादर थे बड़े चौधरी साहब, जो उन्होंने एक नींव डाली थी मुस्लिम और जाट भाईचारे को, अब वो नए तरीके से जिंदा होगा वो सब। तो छोटे चौधरी को जिताना चाहते हैं? 100%। बिल्कुल सर, आपसे भी जानना चाहेंगे तो क्या मन बनाया है, सरकार बदलनी है, माहौल बदलना है या जो चल रहा है वो ठीक है? नहीं, सरकार हमें बदलनी है और सरकार हमको बदलनी है। ये सरकार बिल्कुल सही नहीं चल रही है और जो सेकुलर लोग हैं, हम सेकुलर मुल्क है, ये सेकुलर ही रहना चाहिए और जो गंगा जमनी तहजीब है वो बरकरार रहनी चाहिए। बालाकोट हमले की बात हो रही है कि देश की रक्षा सबसे पहले और तमाम मसाइल, क्या इन पर आप लोगों को नहीं लगता है कि एक बार मौका देना चाहिए? नहीं, क्या मतलब इससे क्या होता है? अरे भाई, एजुकेशन पे काम करना चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म करनी चाहिए। आज कम से कम इतने बेरोज़गार हो गए हैं, जितना रोज़गार का वादा करा था वो पूरा नहीं किया है और कम से कम 5 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो ये सबसे पहले हमें रोज़गार चाहिए। देश की सुरक्षा तो हमारी सेना कर ही रहे, हम सेना के पूरा 130 करोड़ हिंदुस्तानी जो है हम सेना के साथ हैं। हिस्ट्री उठा के देखें, वर्ल्ड में जिस जिस जगह नोटबंदी हुई है वो सब कोलैप्स हो गए। ये तो ऊपर वाले का हमारे देश पे रहमो करम है कि हम लोग अभी तक सरवाइव करे हैं। चलिए, तो आपको लगता है कि हर फ्रंट पर नाकाम हुई है सरकार और आगे बढ़ाना है देश को, तो सत्ता परिवर्तन करना चाहिए और इसी सोच के साथ आप वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास आपके परिवार से मिलने हम पहुंचे हैं, इनकी
राय भी जान लेते हैं, क्या कुछ तय किया है। सब थोड़े ही दिन बचे हैं, तो क्या कुछ सोचा है इस बार आपने? हमने सोचा है कि अब इलेक्शन जो है ये सेकुलर इलेक्शन होना चाहिए। जो पार्टी सेकुलर पार्टी हैं हम उनको लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए। आप तो शायद अभी वोट नहीं देती होंगी, लेकिन क्योंकि कल आपको भी वोट का अधिकार मिलेगा, आप भी वोट देंगी, तो कैसे समझ रही हैं? आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी बातें हैं जिसको आप ना सही आपके घर में बाकी मेंबर्स को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट सेकुलरिज्म है। जैसे कि हमारे देश की सभ्यता पहले से ही बहुत सारे मज़ाहिब के लोगों को एक मिलाकर रखती है। हमें भी ऐसी एक गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे आपसी मतभेद और दंगों को कम करे, फसाद झगड़े कम करे, हमारे देश को तरक्की दिलाए। बहुत से मेजर कॉजेज़ हैं जो हमारे देश को रोक रहे हैं तरक्की करने से, वो सब स्टॉप करें। अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि पहले सुरक्षा ज़रूरी है, सीमा पे पहले हम जिंदा रह लें, उसके बाद बाकी मसाइल होंगे, या फिर अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाता तो बेहतर था? नहीं, दोनों ही ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे लिए क्या नाम सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, हमारी जो क्या नाम बाउंड्री सिक्योरिटी है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, और जो अंदर के मसाइल हैं वो भी हमारे लिए ज़रूरी रखते हैं। जैसे कि हमारा डेवलपमेंट है और क्या नाम इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ है, उस पर हमारा ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए दोनों चीज़ें हमें अपने साथ लेके चलनी होंगी इसमें। तो मुजफ्फरनगर में हमने हर वर्ग से बात करने की कोशिश की ताकि पता चल सके कि इस शहर की लहर कैसी है। तो जाट वर्सेस जाट मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर निर्णायक साबित होते हैं। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ प्रीति बिष्ट, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर। तो चुनावी मौसम में बड़े बड़े नेता एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं बड़े बड़े नेता। ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। आपके वोट ने हिंदुस्तान का भाग्य बदला है, आपके वोट ने हिंदुस्तान की दिशा बदली है, आपके वोट ने हिंदुस्तान के गरीब की जिंदगी में एक नया उजाला लाया है, आपके वोट ने हिंदुस्तान के गरीब में एक नया विश्वास पैदा किया है, आपके वोट ने हिंदुस्तान के गरीब में एक आशा भरी है। और इसलिए मोदी नहीं, मोदी तो सिर्फ निमित्त है, मोदी तो एक सेवक है। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स दिया, किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी मिडिल साइज स्मॉल बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, आपको बताएगा हमसे पैसा छीना। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक हो, इसका प्रयास इस चौकीदार ने किया है। बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, विकास की इसी पंचधारा को हमने देश के पिछड़े से पिछड़े इलाके तक पहुंचाने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी जी सच्चा जो डिबेट है वो नहीं करना चाहते। मैंने आपसे बोला है और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भ्रष्टाचार पे मेरे से आके डिबेट करें, नेशनल सिक्योरिटी पे मेरे से आके डिबेट करें। आए, चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, नेशनल सिक्योरिटी पे मुझसे डिबेट करके, फॉरेन पॉलिसी पे मुझसे डिबेट करके दिखाएं, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे डिबेट करें। दलों ने गरीब को गरीब रखने की साजिश रची, एक ऐसी साजिश जिसका पाप ये दल कभी नहीं धो पाएंगे। गरीब को उन्होंने वोट बैंक समझा है, जो चुनाव दर चुनाव इनके साथ बहुत विश्वास से जुड़ा और उन्होंने हर चुनाव के बाद गरीब को धोखा दिया है। गरीबी पर वार 72,000 और ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी।
कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डाले। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे दो काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा। पहली बात। आप लोग जब राशन की दुकान पर जाते थे तो वहां अक्सर बोर्ड लगा रहता था, अभी माल आया नहीं, या आया था आप देर से आए, खाली हो गया, और आपको बाजार से महंगी चीज खरीदनी पड़ती। साथियों, सरकार व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही, राज्य सरकारें, ऐसी हालत थी, और इसलिए केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया अनाज बाद में वही गरीब बाहर से बाजार से ज्यादा कीमत पर खरीदने पर मजबूर होता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का कितना ज्यादा पैसा बिचौलियों के पास जा रहा था, काले धन में बदल रहा था, और कोई सुनवाई नहीं थी। ये लीकेज बंद करने का काम ये चौकीदार ने किया है भाई। नरेंद्र मोदी एक के बाद एक किसी न किसी चीज के पीछे छुप रहे हैं, मगर देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है। देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। यह सच्चाई है और यह नैरेटिव है देश में। तो हर दिन ऐसे ही बयानों के साथ सत्ता का समीकरण बदलने की और अपने अपने हित में साधने की कोशिशें चलती रहेंगी। फिलहाल समीकरण में आज बस इतना ही।